लास्ट वीडियो में हमने प्लेटलेट को कंप्लीट किया था। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लीडिंग प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम पूछा हुआ है, पहला ही क्वेश्चन। तो पहले जानते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता क्या है। प्रोथ्रोम्बिन को पीटी बोलते हैं। ये बताता है कि जो ब्लड क्लॉट है उसमें एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे में कितना टाइम लग रहा है। देखो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें नॉर्मली 3 पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे। इसको बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम चला जाएगा और हमारा मेन फोकस है पीआर के एमसीक्यू को कंप्लीट करना, ठीक है। तो इतना ही हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि जिससे सारे एमसीक्यू हमको समझ में आ जाएं, ठीक। तो ब्लड क्लॉट में होने में 3 तरह के पाथवे होते हैं। कौन कौन से? एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे टिश्यू इंजरी पर होता है। मतलब जब टिश्यू डैमेज हो जाती है तो थर्ड फैक्टर रिलीज होता है और इसमें मेन फैक्टर होता है 7। तो इसकी टेस्ट के लिए पीटी किया जाता है, ठीक है। फिर होता है इंट्रिंसिक पाथवे, ये लंबा होता है, ठीक है, धीरे धीरे होता है और लंबा होता है, इसमें टाइम लगता है। ये जो ब्लड वेसल्स होती है, जब ब्लड वेसल डैमेज होता है और क्या होता है कि जो प्लेटलेट है वो कोलेजन के एक्सपोजर में आता है, तब इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है। इंट्रिंसिक पाथवे की जांच के लिए हम एपीटीटी टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। फिर कॉमन पाथवे क्या होता है? जब फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होता है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज होता है और क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तब ये क्या होता है? क्लॉट बन जाता है। तो ये 3 फैक्टर है, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बस एक्सट्रिंसिक में मतलब किस टेस्ट से एक्सट्रिंसिक पाथवे का पता चलता है? पीटी से। इंट्रिंसिक पाथवे का किससे पता चलता है? एपीटीटी से, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों में जो कॉमन पाथवे होता है वो बनाता है हमारा क्लॉट, ठीक है। तो अब पीटी क्या होता है? तो पीटी में एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे का पता चलता है, ठीक है। फिर पीटी किस किस केसेस में बढ़ जाता है? जब विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, लिवर डिजीज हो जाता है या किसी को वारफेरिन की थेरेपी चल रही है, तो उस केस में पीटीटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। पीटीटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। पीटी में मेन फैक्टर कौन सा होता है? 7, ठीक है। मेन फैक्टर कौन सा होता है? 7, उसकी जांच करते हैं। और एपीटीटी इंट्रिंसिक पाथवे को एसेस करने के लिए होता है, ठीक है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 25 से 35 होती है। और पीटी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 12 से 16 इसमें दिया है, 11 से 15 नॉर्मल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एपीटीटी होता है किस केस में बढ़ जाता है? जब हीमोफीलिया ए बी हो या फिर हेपेरिन थेरेपी हो। तो पीटी किस केस में बढ़ेगा? वारफेरिन की थेरेपी में। एपीटीटी किस में बढ़ेगा? हिपेरिन की थेरेपी में, ठीक है। फिर तो क्या पूछा था कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम मतलब पीटी टाइम नॉर्मल कितना होता है? तो 11 से 15, ठीक है। 12 से 16 यहाँ पे लेके चलेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद है कि जो क्लॉटिंग टाइम होता है कैपलरी मेथड से, वो कितना होता है, ये पूछा हुआ, ठीक है। तो क्लॉटिंग टाइम क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लॉटिंग टाइम के बारे में पहले जानो होता क्या है। जब क्या होता है कि ब्लड जब बॉडी से बाहर आता है, कहीं कट लग गया और ब्लड क्या है? बॉडी से बाहर आ रहा है, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे फाइब्रिन थ्रेड आ जाते हैं, है ना। फाइब्रिन का एक जाल बन जाता है, जैसे मकड़ी के जाल होते हैं, उसमें प्लेटलेट आरबीसी ये सब आके फंस जाता है और क्या बन जाता है? क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है। इस प्रोसेस में जितना टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग टाइम। नॉर्मल वैल्यू इसकी कैपलरी मेथड से देखा जाए तो 3 से 5 मिनट होती है। लीवाइट मेथड से देखा जाए तो 5 से 11 मिनट होता है। अच्छा, सीटी कब बढ़ जाता है, मतलब क्लॉटिंग टाइम कब बढ़ जाता है? हीमोफीलिया में, क्योंकि हमको पता है हीमोफीलिया में फैक्टर्स जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो फैक्टर ही नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, तो क्लॉटिंग टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा। सीवियर लिवर डिजीज़ हो, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो लिवर से निकलते हैं, तो अगर लिवर डिजीज़ है तो वो निकलेंगे ही नहीं फैक्टर जो ब्लड को क्लॉट कर रहे थे, तो क्या होगा? क्लॉटिंग नहीं होगी। हिपेरिन थेरेपी में भी यही होगा। हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने से रोकता है, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है? क्लॉटिंग होती है, ठीक है। देखो ये चीज़ होता है जब ब्लड क्लॉट, ये बहुत ओवरव्यू समझाने के लिए बता दिया, बाकी ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है वो लंबा होता है,
ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड कोगुलेशन या हीमोस्टेसिस बोलते हैं। तो कैस्केड प्रोसेस के बारे में सुना होगा। ब्लड का पूरा क्लॉट होने का जो प्रोसेस होता है उसको कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट हमको पता है प्लेटलेट को बोलते हैं। जब ये एयर या एक्सपोज्ड कोलेजन के कांटेक्ट में आता है तो ये बन जाता है प्लेटलेट, किस में चेंज हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। फिर ब्लड में पड़ा रहता है प्रोथ्रोम्बिन, जिसे हम क्लॉटिंग फैक्टर 2 बोलते हैं। ये क्या होता है, कैल्शियम के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में चेंज होता है। तो पीटी में यही देखा जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कितने टाइम में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पीटी का टाइम कितना लग रहा था, 11 से 15। फिर उसके बाद ये जो थ्रोम्बिन है ब्लड में पड़े हुए फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन नेटवर्क में कन्वर्ट कर देता है, एक जाल बना देता है। इसी में आरबीसी और प्लेटलेट आके फंस जाता है और क्या हो जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है, क्लॉट जम जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये तो हिपैरिन क्या करेगा, यही जो प्रोथ्रोम्बिन था, है ना, ये जो प्रोथ्रोम्बिन वाला पार्ट है, ये जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है इसको यहीं पे रोक देता है। तो ये रोक देगा तो आगे क्लॉट नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए हिपैरिन थेरेपी में क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। और डिफिशियंसी ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर, जो फैक्टर्स थे वो, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे की, अगर वो भी एब्सेंट होंगे तो भी क्या होगा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। डीआईसी में भी क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। डीआईसी एक ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो डीआईसी में भी क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो क्लॉटिंग टाइम होता है इसमें प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट, ये कोई प्लेटलेट का फंक्शन टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, पीटी एपीटीटी के कंपैरिजन में ये लेस सेंसिटिव होता है और अब मोस्टली क्लॉटिंग टाइम की टेस्ट नहीं कराई जाती, उसकी जगह पे एपीटीटी कराया जाता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग टाइम में क्या देखते हैं, इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे, पीटी में एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे, एपीटीटी में इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे। अब सीटी की जगह एपीटीटी और पीटी होता है। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज कितना होता है, हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल रेंज क्लॉटिंग टाइम का 2 तरह से, कैपिलरी मेथड से कितना होगा, 3 से 5 मिनट, लीवाइट मेथड से 5 से 11 मिनट। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कैपिलरी टाइम, तो यहाँ पे क्या पूछा है, कैपिलरी टाइम, तो यहाँ पे इसने दिया है 2 से 8 मिनट। ठीक है, बट एक्चुअली में 3 से 5 मिनट होता है। ठीक, और मिनट याद रखना, मिनट होता है, सेकंड नहीं। फिर नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम पूछा हुआ है, तो ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम अभी तक हमने क्या पढ़ा, पीटी पढ़ा, एपीटीटी पढ़ा और क्लॉटिंग टाइम पढ़ा, है ना। ये तीनों क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में बता रहे थे, जबकि ब्लीडिंग टाइम प्लेटलेट के फंक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, अगर प्लेटलेट के बारे में जानना है तो हम क्या करते हैं, ब्लीडिंग टाइम टेस्ट कराते हैं। ब्लीडिंग टाइम का टेस्ट करने का 2 तरीका होता है। ठीक है, एक ड्यूक मेथड और एक आईवी मेथड। ड्यूक मेथड में ईयर लोब में पंक्चर करते हैं, ड्यूक मेथड में 4 आर्म में। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्यूक मेथड हो उसमें 1 से 3 मिनट का टाइम लगता है ब्लीडिंग टाइम। ठीक, फिर उसके बाद आईवी मेथड में 1 से 9 मिनट का टाइम होता है, किससे, आईवी मेथड से, ब्लीडिंग टाइम का। अच्छा, ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो किस में बढ़ जाता है, जब प्लेटलेट कम होता है, जैसे कि डेंगू में, है ना, और वॉन विल्ब्रांड डिजीज़ में एस्प्रीन या एनएसआईडी का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है तो भी क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो देखो ब्लीडिंग टाइम कब बढ़ता है, प्लेटलेट प्रॉब्लम में। क्लॉटिंग टाइम कब बढ़ता है, कोगुलेशन फैक्टर प्रॉब्लम में। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम हो गया। तो व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ, अच्छा, बीटी नॉर्मल किस में होता है, हीमोफीलिया में और कोगुलेशन फैक्टर डिफिशियंसी में, जब कोगुलेशन फैक्टर कम हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इन केसेस कोगुलेशन फैक्टर जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग टाइम से मतलब नहीं है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, क्लॉटिंग टाइम में प्रॉब्लम होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा क्योंकि फैक्टर ही नहीं है। ब्लीडिंग टाइम किस चीज़ से होता है कि कितनी देर तक ब्लड बह रहा है। ठीक है, कितनी देर तक ब्लड बह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लेटलेट के बारे में बताएगा। तो और हीमोफीलिया कोगुलेशन फैक्टर डिफिशियंसी में प्लेटलेट से लेना देना नहीं होता है, वहाँ फैक्टर से लेना देना होता है। फिर उसके बाद कह रहा है हिपैरिन का एक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। मैंने पहले भी बताया था, हिपैरिन जो होता है ये क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में चेंज होता है, ये इस रास्ते को बंद कर देता है। ठीक है, जिससे ब्लड क्या होता है, क्लॉट नहीं होता। तो ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा तो क्लॉटिंग टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रोलॉन्ग कर देता है किसको, क्लॉटिंग टाइम को। तो ये है कैसा एजेंट, एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है। ठीक है, प्रिवेंट कोगुलेशन
प्रोसेस, तो प्रिवेंट कोगुलेशन प्रोसेस। हिपैरिन क्या करता है, कोगुलेशन प्रोसेस को रोक देता है, इसीलिए कैसा एजेंट है, एंटीकोगुलेंट एजेंट है। ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता, ठीक है, इसीलिए क्या बढ़ जाता है, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। फिर उसके बाद कैटेगरी ऑफ ड्रग टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, मतलब कौन सी ड्रग होती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देती, ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है। तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया, ऐसे एजेंट को एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। फिर एंटीप्लेटलेट ड्रग पूछी हुई है। एंटीप्लेटलेट ड्रग हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, बीटी किन केसेस में बढ़ रहा था, जब लो प्लेटलेट हो जाता है ना, या फिर वॉन विल्ब्रैंड डिजीज़ में, और एस्प्रिन और NSAID यूज़ में। उसमें क्या होता है कि जो ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि प्लेटलेट नहीं होता या प्लेटलेट फंक्शन नहीं ठीक से कर पाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एंटी प्लेटलेट ड्रग। तो यहाँ हमने एस्प्रिन और NSAID पढ़ा था ना, तो एस्प्रिन हो जाएगा। तो एंटी प्लेटलेट का मतलब क्या होता है, ऐसे ड्रग जो कि इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, प्लेटलेट को ख़त्म कर देते हैं, प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, जैसे एस्प्रिन हो गया, क्लिप्डोग्रिल हो गया, NSAIDs हो गए, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग बोलते हैं। और ये इट डिक्रीज, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ये ऐसे एजेंट हैं जो क्या है, खून को पतला कर देते हैं, ऐसे जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, खून को पतला कर देते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक और स्ट्रोक और MI को क्या कर देते हैं, MI और ब्लॉकेज पेरिफेरल आर्टरी में भी मतलब इनको दिया जाता है, क्योंकि ये सारे रिस्क को क्या करते हैं, कम करते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है ब्लीडिंग टाइम किस चीज़ में बढ़ेगा, बट एक्सेप्शन पूछा हुआ है। तो वाइपर बाइट, ठीक है, वाइपर बाइट में क्या होता है, मतलब जब वाइपर जो स्नेक होता है, सांप होता है, वो काट लेता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। ये चीज़ याद रखना, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। और बॉडी में हेमरेज होने लगता है। हेमरेज होने से पेशेंट हेमरेजिक शॉक में चला जाता है और डेथ हो जाती है। तो वाइपर जब काटता है सांप तो क्यों डेथ हो जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाती है और बहुत सारा जो ब्लड है वो लॉस हो जाता है। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया का मतलब हमको पता है, कम हो जाना है ना, थ्रोम्बोसाइट का कम हो जाना मतलब प्लेटलेट कम हो जाना। जब प्लेटलेट कम हो जाएगा तो बीटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर वॉन विलिब्रेंड्स डिजीज़ हम पढ़ चुके हैं, इसमें भी क्या होता है, बीटी बढ़ जाता है। हीमोफीलिया ए में ब्लीडिंग टाइम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर में प्रॉब्लम होती है। तो हीमोफीलिया ओनली क्लॉटिंग फैक्टर और APTT बढ़ता है। क्यों, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाती है। तो हीमोफीलिया में क्या बढ़ जाता है, APTT और CT। BT कब बढ़ता है, जब प्लेटलेट की डिफिशियंसी होती है, हम पहले ही देख लिए। फिर APTT कब बढ़ जाता है, हीमोफीलिया में, ऊपर ही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद प्लेटलेट गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद। प्लेटलेट कब एक्टिवेट होता है, जब एयर के या कोलेजन के कांटेक्ट में आता है तो प्लेटलेट क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग क्लॉटिंग दी प्रोथ्रोम्बिन इज चेंज टू थ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ। तो मैंने जो कैस्केड प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि थ्रोम्बोसाइट एयर और एक्सपोज्ड कोलेजन के कांटेक्ट में आएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। फिर ब्लड में प्रेजेंट जो क्लॉटिंग फैक्टर 2 है, जिसको प्रोथ्रोम्बिन बोला जाता है, ये किस में चेंज कर देगा, ये कैल्शियम की प्रेजेंस में, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों इस पे काम करेंगे और इसे बदल देंगे थ्रोम्बिन में। फिर उसके बाद थ्रोम्बिन ब्लड में प्रेजेंट फाइब्रिनोजन को किस में चेंज कर देगा, फाइब्रिन नेटवर्क में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्लेटलेट गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद। तो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, जब कोलेजन के कांटेक्ट में। फिर ड्यूरिंग क्लॉटिंग, मतलब जब ब्लड क्लॉट होता है तो प्रोथ्रोम्बिन चेंज हो जाता है थ्रोम्बिन में, सही बात है, किसकी प्रेजेंस में, तो कैल्शियम की प्रेजेंस में और थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की प्रेजेंस में। फिर उसके बाद कैल्शियम जो क्लॉटिंग फैक्टर 2 है उसको और किस नाम से जानते हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर 2 को और किस नाम से जानते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। ये कहाँ से बनता है, ये विटामिन K से बनता है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर 2 जो होता है ये विटामिन K से बनता है। फिर कह रहा है
कि कोगुलेशन प्रोसेस में विच एंजाइम कन्वर्ट इनएक्टिवेटेड फाइब्रिनोजेन टू इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड। तो कह रहा है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है वो कौन सा एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम है वो, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद कह रहा है ब्लड कोगुलेशन की लास्ट प्रोसेस क्या होती है, लास्ट प्रोसेस होती है ये फाइब्रिन का नेटवर्क बनता है ना, फिर उसमें जाकर के क्या होता है, आरबीसी और प्लेटलेट फंस जाते हैं और ब्लड का क्लॉट हो जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है कौन सा आयन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हम पढ़ चुके हैं कौन सा आयन था, जो कैल्शियम आयन था। किसे चेंज कर रहा था, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। फिर उसके बाद कह रहा है कि विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमने पढ़ा था विटामिन के क्या कर रहा था, जो क्लॉटिंग फैक्टर 2 है, जो प्रोथ्रोम्बिन है, इसको बना रहा था, तो हाँ इसकी तो ज़रूरत है। कैल्शियम क्या कर रहा था, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर रहा था, इसकी भी ज़रूरत है। फाइब्रिनोजन ही तो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा था, इसकी भी ज़रूरत है। प्लाज्मिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लाज्मिन की ज़रूरत हमको ब्लड क्लॉटिंग के लिए नहीं होती है। फिर कह रहा है जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, जिसको टीपीए बोलते हैं, is to be administered to patient in trauma and emergency unit. Which of the following is priority action? कह रहा है कि एक पेशेंट है, उसको टीपीए चढ़ रहा है, ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर चढ़ रहा है। हम क्या ध्यान देंगे, तो उस समय सबसे प्रायोरिटी में ये देखा जाता है कि ब्लीडिंग का कोई साइन तो नहीं है, मतलब कोई ब्लीडिंग तो नहीं होने लगी है, क्योंकि जो टीपीए होता है ये एक थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है, ठीक है। कैसा एजेंट है, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है, मतलब ये खून को क्या करता है, बहुत पतला कर देता है, ठीक है, बहुत पतला कर देता है। और ये क्यों दिया जाता है, जब बहुत सारे क्लॉट्स हो जाते हैं बॉडी में, तो वो जो क्लॉट्स होते हैं उनको तोड़ देता है, ठीक है, उनको घोल देता है ब्लड में, ताकि क्लॉट ना बचे। क्योंकि क्लॉट कहीं जाएगा, जैसे लंग्स में चला गया, हार्ट में चला गया, ब्रेन में चला गया, तो वहाँ क्या कर देगा, वहाँ इस्कीमिया कर देगा। तो ब्लड को जो ब्लड क्लॉट है उसको डिज़ोल्व करता है कौन, टीपीए, मतलब एक तरह से खून को बहुत पतला कर देता है। ये कैसा एजेंट है, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है। तो जब खून पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ब्लीडिंग चेक करना पड़ता है। तो ये जो टीपीए होता है कैसा एजेंट है, ये थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट होता है ये, और थ्रोम्बोलिसिस करवाता है, मतलब जो ब्लड क्लॉट है उसको डिज़ोल्व करता है, इस वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो फिर से कह रहा है टीपीए का साइड इफ़ेक्ट पूछा हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड को पतला कर देता है। फिर कह रहा है जो सीटी होता है, क्लॉटिंग टाइम होता है, प्रोलॉन्ग इज़ डिफिशियंसी ऑफ, किसकी, मतलब किस चीज़ की कमी हो जाएगी, तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो विटामिन के की कमी से, क्योंकि विटामिन के क्या कर रहा था, प्रोथ्रोम्बिन को बना रहा था, है ना, क्लॉटिंग फैक्टर 2 को बना रहा था। जब ये कम हो जाएगा तो क्लॉटिंग फैक्टर 2 नहीं बन पाएगा, और ब्लड क्लॉट का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बिफोर कॉलीसिस्टेक्टमी द फिजिशियन ऑर्डर विटामिन के, the nurse understand that this administered because it is used in formation of। तो फिजिशियन ने क्या दिया यहाँ पे, विटामिन के दिया। तो कह रहे विटामिन के क्यों दे रहा है, कॉलीसिस्टमिक के पहले विटामिन के क्यों दे रहा है, तो इसलिए दे रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस करवा रहा था ना, फैक्टर 2 की सिंथेसिस करा रहा था, ताकि कॉलीसिस्टेक्टमी के बाद ब्लीडिंग ना ज़्यादा होने लगे, ठीक है, ब्लीडिंग ना ज़्यादा होने लगी, इसलिए विटामिन के दिया जा रहा है, ताकि प्रोथ्रोम्बिन, ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि विटामिन के का काम क्या होता है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन को सिक्रीट करता है, बनाता है। फिर नेक्स्ट भी वही कह रहा है, विटामिन के क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है। एफर्ट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में चाहे विटामिन हो, चाहे जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, विलाइज और माइक्रोविलाइज। फिर उसके बाद विटामिन दैट नेसेसरी टू प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज, तो फिर से वही कह रहा है कौन सा विटामिन जरूरी होता है क्लॉटिंग के लिए, के जरूरी होता है। फिर वही विटामिन के क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एंटी हेमरेजिक विटामिन। फिर ये पेशेंट कम्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर विद साइन ऑफ क्लॉटिंग प्रॉब्लम,
ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स सस्पेक्ट द डिफिशियंसी ऑफ वाइटामिन। कौन से विटामिन की कमी होगी? क्लॉटिंग के लिए विटामिन के ही जरूरी होता है, उसी की कमी होगी, इसीलिए ब्लीडिंग हो रही है। फिर कह रहा है किसी को वारफेरिन का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे क्या नहीं देंगे? तो वारफेरिन क्या करता है? खून को पतला कर रहा था ना, ये एंटीकोगुलेंट था, तो एंटीकोगुलेंट था वारफेरिन। तो ऐसे केसेस में एस्प्रिन नहीं देना होता है, उसके साथ में एस्प्रिन नहीं देना, क्योंकि ये दोनों क्या है? एंटीकोगुलेंट, और दो एंटीकोगुलेंट को हम एक साथ नहीं दे सकते, ठीक है। एस्प्रिन क्या करता है? एंटीप्लेटलेट था ना, और वारफेरिन क्या था? एंटीकोगुलेंट था। अगर दोनों ही दे देंगे तो ब्लीडिंग टाइम क्या होगा? बहुत लंबा हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा? इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर वारफेरिन चल रहा है तो साथ में एस्प्रिन नहीं देना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म था और वो वारफेरिन दिया जा रहा है उसको, तो फिर से वही कह रहा है वारफेरिन के साथ में क्या नहीं देना है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, हमको पता है ये एस्प्रिन का ही नाम है। फिर कह रहा है सोडियम वारफेरिन से रिलेटेड कौन सी बात सही है, ठीक है। फिर मतलब कौन सी बात है जो कि फर्दर टीचिंग के लिए ज़रूरी है। तो हमने ऊपर ही पढ़ा कि जो वारफेरिन होता है उसके साथ में एस्प्रिन नहीं देना है। तो अगर क्लाइंट कह रहा है कि मेरे को सर दर्द होगा और मैं एस्प्रिन ले लूँगा, तो उसको तुरंत मना करना, नहीं, वारफेरिन चल रहा है तो एस्प्रिन नहीं लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि टाइटनिंग ऑफ फाइब्रिन क्लॉट सच अ वे दैट रप्चर्ड एरिया of the blood vessels get smaller and smaller, thus decreasing hemorrhagic is called। तो देखो क्या होता है कि हमने फाइब्रिन क्लॉट के बारे में तो पढ़ लिया, तो फाइब्रिन जहाँ पे जमा होता है वो ऐसे खींचता रहता है, और बगल का जो एरिया होता है मतलब ये खींचता रहता है। फाइब्रिन क्लॉट क्या करता है? वहाँ का जो रप्चर्ड एरिया होता है तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं, बिल्कुल छोटे होते चले जाते हैं। ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? सिनेरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेरेसिस बोलते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ जेल रिजल्टिंग इन इट्स सेपरेशन फ्रॉम लिक्विड एंड श्रिंकेज ऑफ फाइब्रिन व्हेन क्लॉट ब्लड क्लॉट। देखा होगा ना, ब्लड क्लॉट होता है, फिर जब वो सूखता जाता है तो वहाँ पे देखोगे सूखना तो सिकुड़ने लगता है, मतलब श्रिंकेज होने लगता है। तो वो जो प्रोसेस है वो क्या है? सिनेरेसिस है। फिर उसके बाद कह रहा है वारफेरिन एक्ट एज एंटीकोगुलेंट बाय ब्लॉकिंग दी सिंथेसिस ऑफ। तो वारफेरिन क्या करता है? वारफेरिन विटामिन के की सिंथेसिस को रोक देता है। इसीलिए पता है जो विटामिन के है वो वारफेरिन का एंटीडोट भी कहलाता है। मतलब अगर वारफेरिन का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाता है तो विटामिन के दिया जाता है, क्योंकि ये विटामिन के जो होता है वारफेरिन जो होता है वो विटामिन के की सिंथेसिस को रोक देता है। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है पटिकियाई इज़ फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन। तो जो पटिकियाई होता है ये कब होता है? तो ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? स्मॉल और पर्पलिश हेमरेजिक स्पॉट बन जाते हैं स्किन पे, ठीक है। छोटे छोटे थक्के टाइप के बन जाते हैं जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ये कब होते हैं? जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। हमने देखा होगा जब डेंगू किसी को हो जाता है और प्लेटलेट बहुत डाउन हो जाता है तो उस केस में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर एक पेशेंट है उसको वारफेरिन थेरेपी चल रही है तो हम उसको खाने के लिए क्या एडवाइस करेंगे? तो देखो पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है ईटिंग प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल। नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल में वाइटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हमको पता है, तभी तो हम बोलते हैं वाइटामिन लेने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ। तो सारे वाइटामिन के साथ वाइटामिन के भी होगा, इसी और वाइटामिन के वारफेरिन का उल्टा काम करता है। अगर हम वारफेरिन के साथ वाइटामिन के भी दे रहे हैं तो वारफेरिन थेरेपी का कोई मतलब नहीं है। तो क्या देंगे? ब्रेड और सीरियल्स देंगे, ठीक है। अनाज देंगे उसे खाने को। अनाज में विटामिन के नहीं होता है इतना ज़्यादा, ठीक है। और फिर कह रहा है डिक्रीजिंग इनटेक ऑफ फैटी फूड, तो इससे कोई मतलब नहीं है, वारफेरिन पे इसका कोई लेना देना नहीं है। बीइंग फिजिकली फिट बाय डूइंग स्पोर्ट्स, ठीक है। लेकिन वारफेरिन में हमको क्या देना है? ब्रेड और सीरियल्स देना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया ब्लीडिंग टाइम वाला। नेक्स्ट वाले में देखेंगे ब्लड ग्रुप।